नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है प्रजामंडल आंदोलन ही पढ़े थे, जिसमें हमने जयपुर पढ़ लिया था, मारवाड़ पढ़ लिया था, बीकानेर पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन आज हम पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। मेवाड़ प्रजामंडल का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, माणिकलाल वर्मा साहब का यहाँ पे बेहतरीन योगदान रहने वाला है। बलवंत सिंह मेहता का भी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्थापना की बात करता हूँ। इसकी जो स्थापना हुई थी विद्यार्थियों 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो माणिकलाल वर्मा थे। इसके मंत्री बने थे ये, है ना, और इसके जो अध्यक्ष बने वो बलवंत सिंह मेहता बने थे। बलवंत सिंह मेहता के घर साहित्य कुटीर में ही और इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जैसे ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई तो मेवाड़ के या उदयपुर के उस समय में जो दीवान हुआ करते थे वो धर्म नारायण हुआ करते थे। धर्म नारायण जो कि नाम के ही धर्म नारायण थे, काम उनका धर्म से संबंधित बिल्कुल नहीं था। उन्होंने इन प्रजामंडल की गतिविधियों पर तुरंत रोक लगा दी, है ना। प्रजामंडल की गतिविधियों पर जो है तुरंत रोक लगा दी और प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। जब प्रजामंडल को अवैध घोषित किया तो प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने और प्रजामंडल का जो मुख्यालय था वो उदयपुर से ये ले गए, कहाँ पे, अजमेर ले गए। ठीक है, अजमेर ले गए, 1938 में ही अजमेर ले गए। इसी समय माणिकलाल वर्मा ने एक पत्रिका निकाली, मेवाड़ का वर्तमान शासन, अजमेर से निकाली थी, है ना। मेवाड़ का वर्तमान शासन, अजमेर से ये पत्रिका निकाली। प्रजामंडल को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी प्रजामंडल की गतिविधियां लगातार जारी थी। इसको देखते हुए दीवान धर्म नारायण ने और नेताओं की गिरफ्तारी करना प्रारंभ कर दिया। इस क्रम में उसने भूरेलाल बयां, जो कि प्रजामंडल के उपाध्यक्ष रहे थे, वो गांधी जी से मिलकर आ रहे थे कि बीच रास्ते में उनको कैद किया और सराणा जेल में भेज दिया, जिसको मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ ही माणिकलाल वर्मा साहब को भी अजमेर के सूजा क्षेत्र में बुलाया और गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ किले में कैद कर दिया। इस प्रकार से जब लगातार गिरफ्तारियां दी जा रही थी तो गांधी जी ने इन गिरफ्तारियों का अपनी हरिजन नामक पत्रिका में बड़ा विरोध किया। ठीक है, इस प्रकार से जब विरोध किया तो प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने और सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। सत्याग्रह करने के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि एक तो ये जो नेता गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी रिहाई मांगना, है ना, और उत्तरदायी शासन तो ये चाहते ही थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्याग्रह किया गया और प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास को बनाया गया, जिन्होंने गिरफ्तारी भी दी। और इसका तो उस समय में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो नाथद्वारा वाले क्षेत्र में पड़ा था, है ना। मेवाड़ में नाथद्वारा, राजसमंद वाला भी हिस्सा आता है, चित्तौड़ भी आता है ना, और उदयपुर भी आता है। ये इसमें आते हैं। मेवाड़ में भीलवाड़ा का भी कुछ हिस्सा जो है मेवाड़ में आता है, कुछ हिस्सा क्या लगभग आता ही है मेवाड़ में। ठीक है, तो नाथद्वारा में ये जो प्रथम सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास, उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। महिलाओं ने भी भाग लिया। माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी, उन्होंने, नारायणी देवी वर्मा, उन्होंने इसमें भाग लिया, है ना, सत्याग्रह में। और माणिकलाल वर्मा की पुत्री भी थी सुशीला देवी, उसने भी भाग लिया। प्यारेलाल बिश्नोई जो थे, उनकी पत्नी थी भगवती देवी, उसने भाग लिया। इस प्रकार से जोर शोर से जो यहाँ पे जो है सत्याग्रह आंदोलन चला। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया।
मगर 1939 में गांधी जी के कहने पर और सत्याग्रह आंदोलन को रोक दिया गया। गांधी जी ने कहा कि रुक जाओ, ठीक है, तो गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह रोक दिया गया। मगर मेवाड़ के जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रजामंडल की जो शाखाएं थी वो मुंबई और नागपुर, है ना, बड़ा गांव, अकोला, इन क्षेत्रों में और स्थापित कर दी थी। इस प्रकार व्यापक पैमाने पर जब इसकी गतिविधियां जारी रही प्रजामंडल की, तो फिर जो है प्रजामंडल को पुनः फरवरी 1941 में वैध घोषित कर दिया गया। और इस प्रकार से जो है प्रजामंडल का पहला अधिवेशन फिर 1941 के करीब नवंबर महीने में, करीब क्या नवंबर महीने में 25-26 नवंबर को आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की। और जो शाहपुरा हवेली है उदयपुर में, सॉरी बागोर हवेली उदयपुर में, वहाँ पे इसका अधिवेशन हुआ, जिसका उद्घाटन जेपी कृपलानी साहब ने किया था। ठीक है, इस प्रकार से उद्घाटन किया। और यहाँ पे जो है जो खादी प्रदर्शनी हुई थी उसका नेतृत्व, खादी प्रदर्शनी का नेतृत्व यहाँ पे खादी प्रदर्शनी का भी नेतृत्व प्रदर्शन किया गया था, जिसका नेतृत्व किसी को सौंपा था, एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल रहा है। खादी प्रदर्शनी का नेतृत्व विजयलक्ष्मी पंडित के हाथ में था। हाँ, विजयलक्ष्मी पंडित के हाथ में था। यहाँ पे जो है आदिवासी सेवा संघ का भी गठन किया गया था, जो कि जिसका नेतृत्व बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया था, है ना, बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया था। इस प्रकार से ये अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के बाद के कुछ घटनाक्रम हुए। ठीक है, और फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन उदयपुर में हुआ 1945-46 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 435 समथिंग लोग इसमें आए और अंततः यहाँ पे उत्तरदायी शासन को स्थापित करने की मांग जो है स्वीकारी गई। और 1947 में जाके उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और जो संविधान था उसका प्रारूप के.एम. मुंशी साहब ने यहाँ पे तैयार किया। इस प्रकार से ये पूरा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन था जो मैंने आपको बोल के सुनाया। विद्यार्थियों, अब मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट में लिख देता हूँ। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से इसको लिखना, बार बार पढ़ना, समझना और पिछले साल के पेपरों से अभ्यास करना, फिर कोई टेस्ट ज्वाइन कर लेना। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इससे ज़्यादा पढ़ने का आप प्रयास मत करना। यदि समय आपके पास पर्याप्त है, आपने अब से पहले पाठ्यक्रम को पढ़ रखा है और फर्स्ट पेपर को भी बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, तो आप इस कंटेंट से परे जा सकते हैं। अन्यथा सबसे पहली प्रायोरिटी आप इस कंटेंट को देना, इस कंटेंट को तैयार कर लो, फिर पिछले साल के पेपरों को पढ़ना। पिछले साल के पेपरों को जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप ये मान के चलना कि जितने आप पिछले साल के पेपरों के करीब जाओगे ना, उतने ही आप नौकरी के करीब जाओगे, ये तय बात मानना आप। ठीक है, इसलिए ये कंटेंट प्लस पिछले साल के पेपर, ये दोनों ढंग से तैयार करने के बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। बस इसमें आपका काम हो जाएगा, ये तय मानना। बस आप गलत मत करना, टेस्ट सीरीज से कोई सवाल फंसे या पिछले साल के पेपरों से फंसे या यहाँ से फंसे, इसके परे सवाल आपके जो जाएंगे ना, उनको कोई भी नहीं करेगा। कोई करेगा तो तुक्के से करेगा, ये तय बात मानना आप। ठीक है, जो सिलेक्शन लेगा ना वो इन्हीं से ले लेगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें लिखना प्रारंभ करता हूँ। इसकी जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हम लिखते हैं, और स्थापना की मैं बात करता हूँ। स्थापना, ठीक है, स्थापना जो हुई, सर्दी बड़ी कड़ाके की पड़ रही है। स्थापना जो हुई वो 24 अप्रैल 1938 को हुई, है ना। और संस्थापक कौन थे? संस्थापक की मैं बात करूं तो संस्थापक में हमारे आ जाएंगे बलवंत सिंह मेहता, है ना। बलवंत सिंह मेहता तो अध्यक्ष थे, संस्थापक तो माणिक्यलाल वर्मा थे, है ना। संस्थापक थे माणिक्यलाल
वर्मा। संस्थापक कौन थे? माणिकलाल वर्मा थे। और अध्यक्ष की मैं बात करूं, अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष या सभापति में आ जाएंगे हमारे बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता, है ना। और उपाध्यक्ष की बात करूं तो उपाध्यक्ष आ जाएंगे हमारे भूरेलाल बयां, भूरेलाल बयां इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और स्थान जो था, स्थान था साहित्य कुटीर, साहित्य कुटीर। ये बलवंत सिंह मेहता का घर था, है ना, बलवंत सिंह मेहता का आवास, बलवंत सिंह मेहता का आवास, बलवंत सिंह मेहता का आवास ही था। साहित्य कुटीर में इसका जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से, एक एक फैक्ट को याद रखना। ठीक है, स्थापना की सन और महीना भी याद रखना है, तारीख भले ही ना हो तो चलेगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना राजस्थान के संदर्भ में आपको तारीख भी पूछी जा सकती है। राजस्थान और विश्व इतिहास दो ऐसे पोर्शन हैं, और कुछ आधुनिक भारत का इतिहास भी, इसमें आपको तारीखें भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में तारीख और महीना ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मध्यकाल में महीना पूछा जा सकता है ना, सन कहीं भी पूछी जा सकती है। सबसे कम चांसेज है सन नहीं पूछी जाएगी, वो प्राचीन भारत है। ठीक है, प्राचीन भारत में सन पूछे जाने के चांसेज लगभग नगण्य हैं। मध्यकालीन भारत में सन और महीना दोनों पूछे जाएंगे। आधुनिक भारत में तारीखें भी पूछी जाएंगी, सन महीना तो पूछी जाएंगी, तारीखें भी पूछी जाएंगी। राजस्थान और विश्व इतिहास ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्ट तारीख पूछी जाएगी, ये ध्यान रखना। एक दो सवाल जरूर होंगे तारीखों वाले राजस्थान वाले पोर्शन में और विश्व इतिहास वाले पोर्शन में, और आधुनिक भारत में तीन ऐसे पोर्शन हैं जिसमें तारीखें पूछी जाती हैं। प्राचीन भारत में तारीख, महीना और सन तीनों ही, तारीख और महीना तो नहीं पूछे जाते, सन कई दफ़े पूछी जाती है। और मध्यकालीन भारत में आपको जो है तारीख नहीं पूछी जाएगी, सन पूछे जाते हैं, और किसी युद्ध के या किसी संधि के महीने पूछ ले जाते हैं बस। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इस प्रकार से, मैं बता तो दिया ही हूँ, मैं सीधा लिखूंगा ही सॉरी। प्रजामंडल की स्थापना के बाद, प्रजामंडल की स्थापना के समय उदयपुर दीवान लिखें, या इसको हम पीएम लिखें, प्रधानमंत्री उदयपुर दीवान धर्मनारायण थे, जिन्होंने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, जिन्होंने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया। और क्या लिख रहे हैं यहाँ पे सॉरी, जब अवैध घोषित किया तो 1938 में ही, 1938 में तुरंत ही अवैध घोषित कर दिया, तो 1938 में ही, और इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तब 1938 में ही प्रजामंडल का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। माणिक्यलाल वर्मा ने माणिक्यलाल
वर्मा ने अजमेर से एक पत्रिका निकाली, पत्रिका जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन, है ना। एक पत्रिका मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन निकाली, ठीक है, मेवाड़ का वर्तमान शासन निकाली। आपको पता होगा अर्जी नामक गीत माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था ना, नानक भील की याद में, आपको पता होगा, मैंने पहले करवाया हुआ है। तो ये सॉरी, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रजामंडल को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी प्रजामंडल की गतिविधियां जो है लगातार जारी रही। इसके बाद इस कारण जो है इस धर्मनारायण ने क्या कर दिया, नेताओं की गिरफ्तारी करना प्रारंभ कर दिया, है ना। ये धर्मनारायण को याद रखना आप, बड़ा खतरनाक आदमी है ये, बच के भी रहना इससे, है ना, क्या पता गिरफ्तार कर ले। तो चलिए मैं लिखूंगा इस प्रकार प्रजामंडल को अवैध घोषित किए जाने पर भी, अवैध घोषित किए जाने पर भी गतिविधियां लगातार जारी रही, तब धर्मनारायण ने नेताओं की, प्रजामंडल के नेताओं की गिरफ्तारी करना शुरू किया। इस क्रम में देखो किस किस को गिरफ्तार किया इस क्रम में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा भूरेलाल बयां साहब को, है ना, एक नंबर पे भूरेलाल बयां, है ना, भूरेलाल बयां को गिरफ्तार किया। भूरेलाल बयां उपाध्यक्ष थे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये गांधी जी से मिलकर आ रहे थे, तब रास्ते में गिरफ्तार किया तथा सराणा जेल जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, में रखा, है ना, जिसे सराणा जेल में रखा, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा माणिक्यलाल वर्मा को भी इन्होंने गिरफ्तार किया था, तो वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 2 नंबर पे, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी, माणिक्य अजमेर के सूजा क्षेत्र में, है ना, अजमेर के सूजा क्षेत्र में वर्मा जी को बुलाया, वर्मा जी को बुलाकर गिरफ्तार किया,
गिरफ्तार किया तथा तथा कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद किया। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। और इस प्रकार से जो है ये लगातार इसका दमन कर रहे थे। अब इन गिरफ्तारियों का विरोध करेंगे गांधी जी। ठीक है, उसको मैं लिखूंगा ऊपर से, यहाँ पे नीचे संभवतः आपको दिख रहा होगा। अब इसके नीचे हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा। विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से आप पढ़ना, इसको अच्छे से उतारना। ये नोट्स आपकी अमूल्य धरोहर होंगे। हर एग्ज़ाम में आपको यही काम देने हैं। एक बार पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि दोबारा फिर आपको कोचिंग की आवश्यकता रहे नहीं। बस यही मेरा प्रयास है कि आप एक बार मेरे से पढ़ लिए तो इतिहास विषय की कोई भी एग्ज़ाम हो आप बढ़िया तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यकीन मानना, जब ये नोट्स पूरे हो जाएंगे, जब ये पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा और आपने एक एक शब्द लिख लिया होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना गजब का कंटेंट है और कितनी गजब की मेहनत आप लोगों ने मेरे साथ की है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे का लिखता हूँ। इन गिरफ्तारियों का गांधी जी ने अपने पत्र या अपनी पत्रिका हरिजन में विरोध किया। तब प्रजामंडल के सदस्यों ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब सत्याग्रह करने का निर्णय ले लिया और प्रथम सत्याग्रही के रूप में रमेश जी को बनाया गया। प्रथम सत्याग्रही, उनको भी फिर इन लोगों ने जो है गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया था, है ना, जेल में डाल दिया था। तो इस प्रकार से फिर महिलाएं भी आंदोलन के सत्याग्रह करने आ गई, है ना। महिलाओं में भी नारायणी देवी वर्मा, सुशीला देवी, है ना, ये माणिकलाल वर्मा की एक पुत्री थी। और प्यारेलाल बिश्नोई जी की पत्नी भगवती देवी ने भी बड़ा योगदान दिया। इस सत्याग्रह करने के पीछे जो इनका उद्देश्य था वो यही था, एक तो जो नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी उसको छुड़ाना, और दूसरा प्रजामंडल को पुनः वैध घोषित करवाना, ताकि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। सत्याग्रह के उद्देश्य क्या थे, तो सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रजामंडल को वैध घोषित करना। प्रजामंडल को वैध घोषित करवाना, है ना। और दूसरा मैं लिख सकता हूँ कि नेताओं की गिरफ्तारी बहाल करना, है ना, मतलब नेताओं को छुड़वाना। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो नेता गिरफ्तार थे उनको छुड़वाना, ये दो प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, तो अब देखो सत्याग्रही के रूप में रमेश चंद्र व्यास जी का बड़ा योगदान था, प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, मैं बार बार बोलूँगा नहीं, दरअसल मैं एक बार बोल के सुना दिया हूँ,
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर बोलना चाहिए, फिर लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। मैं पूरी क्लास एक साथ बोल के मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन चलो मैं आप लिख रहा हूँ। रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रही बने, इनको गिरफ्तार किया, इनको गिरफ्तार किया। पेन थोड़ा बदल लेता हूँ। इनको गिरफ्तार किया, है ना। इसका जो प्रभाव था वो नाथ द्वारा में व्यापक रूप से पड़ा था। इसका प्रभाव नाथ द्वारा में व्यापक रूप से पड़ा। ठीक है, इसका प्रभाव नाथ द्वारा में व्यापक रूप से पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से महिलाओं ने भी योगदान दिया। महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। कौन कौन सी महिलाएं थी, नाम लिखना चाहूँगा। एक तो थी नारायणी देवी वर्मा, है ना, माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी थी एक तो पत्नी, और दूसरे नंबर पे सुशीला कुमारी। ये कौन थी? माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी। ठीक है, इसके अलावा एक नाम मैं यहाँ पे भगवती देवी का लिख देता हूँ। भगवती देवी कौन थी? प्यारेलाल विश्नोई की पत्नी थी। ठीक है, भगवती देवी प्यारेलाल विश्नोई की पत्नी थी। तो इन महिलाओं ने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लिया। तब गांधी जी के कहने पर और 1939 में प्रजामंडल को ये सत्याग्रह आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात मैं लिखूंगा। 1939 में गांधी जी के आग्रह पर सत्याग्रह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, स्थगित कर दिया गया। मगर मेवाड़ के जो लोग थे, मेवाड़ियों ने प्रजामंडल की शाखाएं मेवाड़ियों ने प्रजामंडल की शाखाएं कहाँ खोली? मेवाड़ियों ने प्रजामंडल की शाखाएं मुंबई, नागपुर, अकोला, जलगांव में स्थापित की। ठीक है, इस प्रकार से प्रजामंडल की गतिविधियां तो लगातार जारी थी। इन गतिविधियों को देखते हुए प्रजामंडल को फरवरी 1941 में पुनः वैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद इसका प्रथम अधिवेशन हुआ फिर 1941 में। और इस समय तक दरअसल जो दीवान था मेवाड़ का, वो बदल चुका था। धर्मनारायण हट चुके थे और धर्मनारायण हट चुके थे। एक नाम था टी विजय राघवाचारी।
वो मेवाड़ के दीवान बन चुके थे। कौन? टी विजय राघवाचारी मेवाड़ के दीवान बन चुके थे। ये बात भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। यहाँ पे क्या आप इसको उतारें, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ और वहीं पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसको आप उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, महिलाओं का नाम पूछते हैं कि इन महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था, तो ये कुमारी लिखा है मैंने ना, आपको पता ही होगा। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं और आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए ये मैंने इसको मिटा दिया और अब हम हाँ, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे कि इस प्रकार प्रजामंडल की गतिविधियां लगातार जारी थी, जिसके चलते और प्रजामंडल को पुनः वैध घोषित करना पड़ा। मतलब मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके लगातार यहाँ पे विरोध जब किया जा रहा था लगातार, तो इस व्यापक विरोध के चलते प्रजामंडल को पुनः वैध घोषित करना पड़ा, ठीक है। गतिविधियां जारी थी। इस व्यापक विरोध के कारण फरवरी 1941 को प्रजामंडल को पुनः वैध घोषित कर दिया गया। पुनः वैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। पुनः वैध घोषित कर दिया गया। इस समय जो दीवान थे, इस समय दीवान मेवाड़ के दीवान है ना, इस समय दीवान कौन थे? टी विजय राघवाचारी। इस समय दीवान टी विजय राघवाचारी थे, ठीक है, थे। इस समय दीवान टी विजय राघवाचारी थे, ठीक है। और तब जो है इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ, ठीक है। इसके बाद इसका मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित हुआ, ठीक है। तो अधिवेशन कब हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं समय क्या था? समय था मतलब 25-26 नवंबर 1941 को, ठीक है। अध्यक्षता किसने की? अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा ने की। माणिक्यलाल वर्मा जी ने यहाँ पे अध्यक्षता की और स्थान जो था वो था बागोर की हवेली उदयपुर में, ठीक है। बागोर की हवेली उदयपुर में। और इसका स्थान बागोर की क्या, शाहपुरा की हवेली थी, है ना। ये देखो बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है, लेकिन बागोर की हवेली उदयपुर में है, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ऐसा नाम क्यों है? क्योंकि बागोर के जो ठिकानेदार थे उन्होंने वहाँ पे वो हवेली बनवाई थी, इसलिए, है ना, इनका नाम ऐसे कहलाता है। ऐसे ही शाहपुरा की है ना, तो शाहपुरा की हवेली, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, शाहपुरा की हवेली में यह हुआ था। और उद्घाटन जो किया था,
उद्घाटन किया था यहाँ पे JB कृपलानी साहब ने, है ना, JB कृपलानी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो खादी का खादी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था वो विजया लक्ष्मी पंडित ने किया था। खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजया लक्ष्मी पंडित ने किया था। इसके अलावा आदिवासी सेवा संघ जो बनाया गया था, आदिवासी सेवा संघ, उसका नेतृत्व बलवंत सिंह मेहता ने संभाला, है ना। साथ में ही यहाँ पे एक मेवाड़ हरिजन सेवा संघ भी बनाया गया था। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ वो माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में उसको रखा था, ठीक है। तो ये बात भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन मैं यहाँ पे लिखूं, खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन विजया लक्ष्मी पंडित, है ना, सॉरी, विजया लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये सिस्टर लगती थी, है ना, विजया लक्ष्मी पंडित। और इनकी पुत्री तो इंदिरा गांधी थी, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेवाड़ हरिजन सेवा संघ जो बनाया गया था, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, ये किसके नेतृत्व में था? माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। और आदिवासी सेवा संघ, आदिवासी सेवा संघ, इसमें थे बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये इनका गठन हुआ, ये सब कुछ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं ये 1941 के नवंबर की घटना है। अगले साल लगेगा 1942। और आपको पता होगा 1942 की जो भारत की सबसे बड़ी घटना थी वो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, भारत छोड़ो आंदोलन थी, जिसका राजपुतानी में सबसे पहले प्रारंभ जो हुआ वो हुआ था मारवाड़ रियासत में 25 सितंबर को। मैंने आपको पिछली क्लास में बढ़िया तरीके से बताया था मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में, ठीक है। यहाँ भी यानी कि उदयपुर में भी क्विट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ हुआ और उसमें उदयपुर ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, इन लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी, ठीक है। इस प्रकार के काम यहाँ पर भी हुए, वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का उद्भव हुआ या शुभारंभ हुआ, उद्भव हुआ उदयपुर ने भी इसमें भाग लिया, इसमें भाग लिया। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया, और बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता ने अपनी गिरफ्तारियां दी सॉरी, ने अपनी गिरफ्तारियां दी, ठीक है। बलवंत सिंह मेहता ने अपनी गिरफ्तारियां दी। तो इतने सारे काम हुए। अब उत्तरदायी शासन की स्थापना की ओर प्रजामंडल आगे बढ़ता है और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का एक अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू साहब ने की। इनके साथ शेख अब्दुल्ला भी थे। 435 लोग इसमें शामिल हुए। और इस प्रकार से जब व्यापक विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, गतिविधियां लगातार जारी रही, तो उत्तरदायी शासन देने की घोषणा यहाँ पर
की गई और अंततः 1947 को उत्तरदायी शासन यहाँ पर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और एक एक बात यहाँ से बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है ना। मैं अब इसको जो है मिटा रहा हूँ और अगली स्लाइड पे हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, पूरी कहानी फॉर्मेट में मैं लाता हूँ। और नहीं भी आए तो आप कमेंट करना, और आए समझ में तो भी कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता लग जाता है कि आप लोग देख रहे हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप कृपया करके मेरी क्लासों को ऑनलाइन मोड पर ही देखना, वरना मुझे जो फ़ायदा होना है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी तक मैं बताऊं आपको, पिछले 6 महीने से मैं लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वॉच टाइम 4000 घंटे नहीं हो पाया है। ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है ना। आप लोगों को मतलब मेरे बारे में भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि यार कोई बंदा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, बेहतरीन कंटेंट दे रहा है, लगातार दे रहा है, और इतनी कड़ाके की ठंड में और बिल्कुल अंदर बैठ के और बोर्ड पे लगातार मैं प्रत्येक बात को लिखता हूँ और फिर मिटाता हूँ, फिर लिखता हूँ। तो ये कोई आसान काम नहीं है ना। और यदि मुझे केवल प्रसिद्धि ही चाहिए होती तो मैं इधर उधर के उलूल जुलूल टाइप की वीडियोज ला करके भी और अपना काम चला सकता था, अपना यूट्यूब चैनल फिर भी मैं चला सकता था, फेमस तो मैं फिर भी हो जाता, है ना। और 5-7 मिनट की वीडियो लाकर उन वीडियोज़ को लोग ज़्यादा भी देखते हैं, उसमें व्यूज़ अच्छे आते हैं, वॉच टाइम भी अच्छा कंज्यूम होता है। लेकिन मैं वो इसलिए नहीं लाता कि आप लोगों को फालतू में डिस्टर्बेंस होगा, आप चैनल पे जाओगे, देखोगे, 5 मिनट का वीडियो मिलेगा, निराश हो जाओगे आप, है ना। तो आप लोगों की खातिर पूरा 1 घंटे का वीडियोज मैं लेकर आता हूँ और पूरा टू द पॉइंट चलता हूँ, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित ही लाता हूँ। बावजूद उसके आप लोग जो हैं अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, या देखते तो हैं लेकिन डाउनलोड करके देखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उनमें से अधिकांशों ने यही कहा कि सर डाउनलोड करके देखते हैं, डाउनलोड करके देखते हैं। उस वजह से मेरा जो एवरेज वॉच टाइम है वो पर डे का 3 मिनट के समथिंग आता है, ओनली नहीं 3 घंटे के समथिंग पर डे का आता है ना। तो मतलब बहुत कम वॉच टाइम हुआ है। तो उस हिसाब से आप देख लो 6 महीने में करीब 1800-1900 घंटे के समथिंग हुआ है अभी तक, जबकि 4000 घंटे होने पर चैनल मोनेटाइज होता है, आप सभी को पता होगा। तो पिछले 6 महीने लगातार मेहनत करना, 1-1 घंटे के वीडियोज़ डालना, और लगभग आपको पता है 290 से ऊपर वीडियोज़ आ चुके हैं, जिसमें से मुश्किल से 40-50 वीडियोज़ ऐसे होंगे जिसमें कुछ 20-30 वीडियोज़ शॉर्ट हैं और 15-20 वीडियोज़ कुछ ऐसे हैं जो मैंने छोटे बनाए हैं, 5-7 मिनट के बनाए हैं बस। बाकी सारे वीडियोज़ पूरे अपने पाठ्यक्रम, वो भी पाठ्यक्रम से आधारित हैं। शॉर्ट वीडियो भी पाठ्यक्रम के वीडियोज़ में से ही मैं काट के और फिर अपलोड करता हूँ। और उसके अलावा जैसे अमृता देवी पन्नाधाय पे बना दिया, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र उस पर चंद्रशेखर आज़ाद पे बना दिया, या फिर भगत सिंह पे मैंने बात की, अम्बेडकर साहब पे मैंने बात की। वो वीडियो ज़रूर छोटे हैं, है ना। या इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्या इतिहास अपने को दोहराता है, ऐसे ज़रूर मैंने बताए हैं बीच बीच में। तो वो भी इतिहास से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी यदि उन वीडियोज़ को मैं काट दूँ तो भी 250 वीडियोज़ अपनी क्लास के, अपने पाठ्यक्रम के हैं। 250 वीडियोज़ डालने के बावजूद भी अब ये वॉच टाइम हुआ है, तो आप थोड़ा सा मेरी तरफ ज़रूर देख लें। मैं आप लोगों से बहुत अधिक नहीं कहूँगा, कभी कभार मैं बोलता हूँ, और यदि यही हाल रहा तो फिर आप मेरा क्या होगा। आप सोचिए, मेरा भी परिवार है और पिछले 6 महीने से मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, वो भी बिना कुछ लिए, बिना कोई मेहनत आने के, है ना। तो इसको अब आप और ज़्यादा मत खींचिए, और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप जो है इसको शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, अपने यार दोस्तों को भी बताना, और हो सके तो वीडियोज डाउनलोड करके मत देखना, ऑनलाइन देखना, ठीक है। फिर भी अंतिम रूप से मैं ये कहूँगा, यदि डाउनलोड करके देखने में आपको ज़्यादा सहूलियत रहती है, ऑनलाइन देखने में आप डिस्टर्ब होते हो,
तो आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करना मेरे खातिर। आप जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा ही देखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। उत्तरदायी शासन की स्थापना, आप हेडिंग डाल दीजिए उत्तरदायी शासन की स्थापना की ओर, ठीक है। उत्तरदायी शासन की स्थापना की ओर, ठीक है। उत्तरदायी शासन की स्थापना की ओर, ठीक है। तो मैं बोल के मैंने पूरा सुना दिया है, मैं सीधा लिखूंगा ही। 1945 46 में, 1945-46 में, मतलब 1945-46 का क्या है, मैं चलो पूरी तारीख लिख देता हूँ। 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को, यानी 2 दिन तक को उदयपुर में, पेन भी हल्का चलने लगा है, को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। शेख अब्दुल्ला, आपको पता होगा कौन थे ये? कश्मीर के शासक शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। इसमें शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रकार से इस सम्मेलन में और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई, और जब लगातार इस पे दबाव बनाया गया तो उत्तरदायी शासन सरकार स्थापित करने की मांग को स्वीकार ली गई, और 2 मार्च 1947 के दिन जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई यहाँ पे, ठीक है। और के.एम. मुंशी साहब ने यहाँ के संविधान का प्रारूप बनाया, ठीक है। तो भाग लिया। इस प्रकार इस प्रकार की गतिविधियों के चलते, इस प्रकार की गतिविधियों के चलते उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग स्वीकार ली गई। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग स्वीकारी गई तथा 2 मार्च 1947 को उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई, ठीक है। स्थापित की गई। संविधान का प्रारूप किसने लिखा? संविधान का प्रारूप के.एम. मुंशी ने लिखा या बनाया, ठीक है। तो इसको हम बढ़िया तरीके से उतारे विद्यार्थियों।
मेवाड़ प्रजा मंडल, ठीक है। ये था हमारा मेवाड़ प्रजा मंडल, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, बेहतरीन तरीके से पढ़ा। आप यकीन मानना, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में मैंने आपको धर्म सभा और एक सत्य सभा नाम से दो नाटकों का मंचित किया जाना लिखा था सतविद्या प्रचारणी सभा के द्वारा। वो धर्म विजय और सत्य विजय है उन नाटकों का नाम, है ना। उसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। क्या था, दो नाटक जो आयोजित किए जाते, मंचित किए जाते थे। एक तो था धर्म विजय, है ना, धर्म विजय, और एक था सत्य विजय, ठीक है। धर्म विजय और सत्य विजय, है ना। बीकानेर प्रजा मंडल जो मैंने पढ़ाया था, उसमें सतविद्या प्रचारणी सभा की स्थापना 1920 में हुई थी, और उसके द्वारा दो नाटक आयोजित मंचित किए जाते थे, जिसको मैंने गलती से धर्म सभा और सत्य सभा लिखवा दिया था, सॉरी। उसको आप धर्म विजय और सत्य विजय कर देना, ठीक है। तो ये छोटा सा करेक्शन था। इसके साथ ही विद्यार्थियों, ये प्रजामंडल हमारा पूरा होता है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम अगले प्रजामंडलों को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।